विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत योजना काल में कृषि एवं औद्योगिक विकास पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वतंत्र भारत में 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने औद्योगिक नीति संबंधी जो प्रस्ताव लोकसभा में रखा था, उसमें पहली बार स्पष्ट रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था को औद्योगिक नीति का आधार माना गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कि आर्थिक प्रणाली का वह स्वरूप है जिसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का समन्वय एवं सामंजस्य बिठाया जाता है। यह पूंजीवादी तत्वों एवं समाजवादी तत्वों का एक ऐसा समन्वय है जिससे वृहद सामाजिक कल्याण के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाता है। अर्थव्यवस्था के आधारभूत एवं सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाता है और उपभोग वितरण के सामान्य क्षेत्रों को निजी क्षेत्रों को सौंप दिया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहकारी क्षेत्र भी शामिल होता है और कभी कभी सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से संयुक्त क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो आज हम सार्वजनिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। भारतीय मिश्रित अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध विकास के पहले 40 वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व रहा है। 1954 में समाजवादी समाज की स्थापना का संकल्प तथा 1956 की औद्योगिक नीति में आधारभूत उद्योगों के विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की अहम भूमिका को स्वीकार कर लिए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास किया गया और अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास का दायित्व भी उस पर डाला गया था। सार्वजनिक क्षेत्र से अभिप्राय हम उन उपक्रमों से लगाते हैं जिनका स्वामित्व तथा प्रबंध सरकार अथवा स्थानीय निकाय के हाथ में होता है और वे सामाजिक लाभ के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उन सभी क्षेत्रों एवं उपक्रमों का समावेश होता है जिनका स्वामित्व एवं संचालन केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आदि के हाथ में होता है। अब इस सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है? किसी भी विकासशील देश के योजनाबद्ध विकास, उसकी आर्थिक समृद्धि, संतुलित औद्योगिकरण और सामाजिक कल्याण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष महत्व होता है। भारत के विशेष संदर्भ में जो सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व या उसकी लाभ है या आर्थिक विकास में जो उसकी भूमिका है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है कि आर्थिक नियोजन की सफलता। आर्थिक नियोजन की सफलता सार्वजनिक क्षेत्र से ही संभव हो पाती है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतम सामाजिक लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। तो ये साधनों का राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम उपयोग करता है और जैसा कि प्रोफेसर हैंसन ने भी कहा है कि बिना नियोजन के सार्वजनिक क्षेत्र कुछ पा सकता है पर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बिना नियोजन केवल कागज पर ही रह जाने की संभावना है। यानी हैंसन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र के बिना हम नियोजन करते हैं तो वो नियोजन सिर्फ कागजों पर रहेगा, उस नियोजन का कोई लाभ देश को नहीं मिलेगा। दूसरा फिर भारी पूंजी निवेश, क्योंकि देश के तेज आर्थिक विकास के लिए और भारत जैसे विकासशील देशों को आधारभूत उद्योगों में भारी मात्रा में पूंजी निवेश करना पड़ता है। निजी क्षेत्र के लिए इतनी अधिक पूंजी जुटाना उनके निजी क्षेत्र के सामर्थ्य से बाहर होता है, इसलिए अधिक पूंजी निवेश सार्वजनिक क्षेत्र ही कर सकता है। भारत में ऐसी सब परियोजनाएं सरकार ने ही विकसित की है। अगर हम देखें तो सारी परियोजनाएं, जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी, वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही बनाई गई हैं। फिर है जोखिमपूर्ण परियोजनाओं का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ रिस्की प्रोजेक्ट। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को ऊर्जा, लोहा इस्पात, पूंजीगत उद्योग आदि परियोजनाओं में भारी मात्रा में पूंजी का निवेश करना पड़ता है और उसमें तकनीकी जटिलताओं, विदेशी टेक्नीशियन के कारण भारी जोखिम उठानी पड़ती है। जबकि निजी क्षेत्र जो होता है वो प्राय फल देने वाली एवं निश्चित लाभ देने वाली अल्पकालीन परियोजनाओं में ही रुचि रखता है। इसलिए जोखिमपूर्ण दीर्घकालीन परियोजनाओं का विकास सार्वजनिक क्षेत्र के बिना असंभव होता है।
तो इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र का विकास योजना काल में किया गया। फिर ये सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति। राष्ट्र हित में कुछ सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं होती है, जैसे डाक है, तार है, टेलीफोन है, जल आपूर्ति है, विद्युत वितरण है, परिवहन सेवाएं हैं, जन कल्याणकारी कार्यों का संचालन है। ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र में करना ही उपयुक्त रहता है, अन्यथा अपव्यय, साधनों का दुरुपयोग तथा लोगों का शोषण बढ़ता है, क्योंकि निजी क्षेत्र केवल निजी लाभ के लिए कार्य करता है, जनहित से उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो भारत जैसे देशों में सभी सार्वजनिक उपयोग की सेवाएं अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में ही विकसित हुई है। नेक्स्ट है फिर राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था। देश की सुरक्षा को निजी क्षेत्र को सौंपना जोखिमपूर्ण हो सकता है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा में सभी उपक्रम जैसे रक्षा उद्योग है, अणुशक्ति है, यौद्धिक एवं सामरिक शस्त्रों का निर्माण है, साज सामान के उद्योग हैं, सभी सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखे गए। नेक्स्ट है फिर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित विकास और विदोहन। देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका समुचित विकास एवं सर्वोत्तम विदोहन है वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही संभव है, क्योंकि उनके सामने राष्ट्रहित एवं जन कल्याण का सर्वोपरि होता है, जबकि निजी क्षेत्र के लिए लाभ के उद्देश्य से साधनों का दुरुपयोग करने में भी वह पीछे नहीं हटता है। तो इसलिए जो प्राकृतिक संसाधनों का जो समुचित विकास और विदोहन है वो सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही हो सकता है। फिर आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर नियंत्रण लगता है। निजी क्षेत्र में गठबंधन एवं एकाधिकारी जो प्रवृत्तियां होती है उनसे आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा आर्थिक सत्ता की केंद्रीकरण की शक्तियों को नियंत्रित किया जाता है और आर्थिक सत्ता सरकार के हाथ में ही रहती है, जो जनता का प्रतीक होती है। इस कारण से योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा भी था कि आर्थिक सत्ता के संकेंद्रण एवं एकाधिकार की प्रवृत्तियों पर नियंत्रण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र निर्णायक अस्त्र है। नेक्स्ट फिर जो है आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का विकास, क्योंकि अर्थव्यवस्था के तेज विकास में आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं तकनीक के उपयोग को बढ़ावा सार्वजनिक क्षेत्र में ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र ही भारी पूंजी एवं जोखिम को उठा सकता है, निजी क्षेत्र का इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो विदेशी सहायता एवं तकनीकी मदद में भी सार्वजनिक क्षेत्र को ही तरजीह मिलती है। तो समाजवादी देशों द्वारा भारत को बड़ी मात्रा में तकनीकी सहायता सार्वजनिक क्षेत्र के कारण ही संभव हो पाई है। फिर आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन। भारत में जैसे सामाजिक न्याय से प्रेरित आर्थिक विकास की व्यापक आर्थिक नीतियों का सफल क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही संभव हुआ है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में अधिकतम जनता का अधिकतम कल्याण की अवधारणा को जो मूर्त रूप देने का कार्य है वो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा ही संभव हुआ है, जिसमें पूर्ण रोजगार, अधिकतम उत्पादन तथा उसके न्यायोचित वितरण की व्यापक नीतियां निहित होती है। नेक्स्ट है फिर जो कट्टर प्रतिस्पर्धा होती है उसके जो दोष होते हैं उससे मुक्ति मिलती है सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा, क्योंकि निजी क्षेत्र लाभ से प्रेरित होकर के कट्टर प्रतिस्पर्धा करता है। विज्ञापन युद्ध में भारी अपव्यय होता है, उत्पादों की लागत बढ़ती है तथा गुणवत्ता भी घटती है, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का अभाव होने के कारण कट्टर प्रतिस्पर्धा के दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है। फिर नेक्स्ट है शोषण से मुक्ति। निजी क्षेत्र अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए जनता का शोषण करने में भी नहीं चूकता है। अब अभाव में वो जमाखोरी करता है, मुनाफाखोरी करता है, चोर बाजारी, मिलावट आदि कई प्रकार के जो है प्रपंच अपना करके वो शोषण करता है। तो जनता को शोषण से मुक्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका है वो उपयोगी होती है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सेवा है, लाभ नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है नियोजन की सफलता, प्राकृतिक साधनों के समुचित विदोहन, आधारभूत एवं जोखिम पूर्ण उपक्रमों का विकास, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण, व्यापक आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन एवं शोषण से मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं कि किसी भी जो क्षेत्र है उसके जो महत्व है या उसके जो लाभ हैं उसके साथ साथ उसकी कमियां या दोष भी जरूर होते हैं। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, किंतु यदि सार्वजनिक क्षेत्र जनता के रक्षक के बदले उसका भक्षक ही बनने लगे, उसकी लाल फीताशाही, नौकरशाही, अकुशलता को बढ़ावा मिले एवं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में जनहित की बलि चढ़ा दी जाए, तो ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र से
लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। तो और वो उसके औचित्य पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के भी अपने कुछ दोष हैं, जिनमें सबसे पहला है नौकरशाही और लाल फीताशाही, यानी ब्यूरोक्रेसी एंड रेडी टेपिज्म। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रमों का प्रबंध है एवं संचालन है, वो व्यावसायिक प्रबंधकों द्वारा न होकर के प्राय अनुभवहीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जिनमें व्यावसायिक प्रबंध क्षमता का अभाव होता है और सामान्यतः विभिन्न प्रकार के निर्णयों में अनावश्यक विलंब एवं नौकरशाही की औपचारिकताएं लाल फीताशाही को बढ़ावा देती है। भारत में लगभग सभी सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरशाही हावी है और लाल फीताशाही का बोलबाला है। नेक्स्ट है फिर एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनमें सरकारी एकमात्र सत्ता होती है ना, तो उसको प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिसमें एकाधिकार के दोषों का प्रादुर्भाव होता है। भारत में भी जो सब सार्वजनिक उपयोगिताओं हैं उनमें एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ी है। जैसे बिजली वितरण है, सरकार चाहे तब जो यूनिट की कीमत बढ़ा देती है, पानी की जो बिल की जो कीमत है वो बढ़ा देती है। तो इस प्रकार से जो है एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। फिर है सरकारी तानाशाही, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास में सरकार ही सर्वशक्तिमान होती है। अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर उसका आधिपत्य होने से तानाशाही पनपती है। जैसे रूस में स्टालिन, जर्मनी में नेपोलियन, इटली में मुसोलिनी इसके ज्वलंत उदाहरण है। भारत में प्रजातांत्रिक नियोजन व्यवस्था है और यहाँ ऐसे तानाशाहों की उत्पत्ति कठिन है, फिर भी ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का दोष है। फिर है नवप्रवर्तन का भाव, यानी इनोवेशंस, जहाँ निजी क्षेत्र में लाभ की प्रेरणा एवं प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिक क्रियाओं, उत्पादन विधियों एवं प्रबंधकीय कार्यों में निरंतर नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देते हैं, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरशाहों में प्रेरणा के अभाव एवं सरकारी कार्य के प्रति अरुचि से नवप्रवर्तन का अभाव रहता है, जो विकास में बाधक बनता है। फिर कार्य के प्रति प्रेरणा का अभाव, जो सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकारी एवं कर्मचारी जो होते हैं वो सरकारी नौकर होते हैं, उनकी रुचि उपक्रम की सफलता में प्राय कम और वेतन एवं भत्तों पर अधिक होती है। वेतन भत्ते भी निश्चित होते हैं, जिसका व्यवसाय की प्रगति से कोई संबंध नहीं होता है। परिणाम स्वरूप सरकारी नौकर वित्त, बजट और ऑडिटिंग आदि के कठोर नियमों में बंधे रहते हैं और उन्हें कार्य के प्रति कोई प्रेरणा नहीं रहती है। फिर एक कुशलता का अभाव, सार्वजनिक क्षेत्र में लाल फीताशाही, नवप्रवर्तन एवं प्रेरणाओं की अनुपस्थिति से निर्णयों में अनावश्यक विलंब, लापरवाही एवं अरुचि उत्पादन एवं वितरण में अकुशलता को बढ़ावा देती है। फिर राजनीतिक हस्तक्षेप, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा व्यवसायों में चूंकि सरकारी स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, तो राज सत्ता में बैठे राजनीतिज्ञ अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इन उपक्रमों में मनमाना हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं। उपक्रमों के निर्णय जो हैं वो राजनीतिक आधार पर लिए जाते हैं और आर्थिक कारणों की उपेक्षा कर दी जाती है। इसके कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। इससे भी सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोषपूर्ण हो जाता है। आर्थिक अनिश्चितता एवं अस्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र की स्थिरता बहुत कुछ राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करती है। तो जब राजनीतिक सत्ता कमजोर होती है तो अर्थव्यवस्था में अस्थिरता एवं अनिश्चितता का वातावरण पनपता है। सरकार के बदलने के साथ साथ सरकारी नीतियों एवं निर्णयों के परिवर्तन आर्थिक क्षेत्र में अस्थिरता एवं अनिश्चितता को उत्पन्न कर देते हैं। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आना, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से उपभोक्ताओं, उत्पादकों, निवेशकों, श्रमिकों, प्रबंधकों और व्यापारियों की स्वतंत्रता का आनंद होता है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों में निजी विनियोग संभव नहीं होता है और न उसके उत्पादों की कोई दूसरा उत्पादन कर सकता है, तो उपभोक्ताओं के लिए भी सरकारी उपक्रमों से खरीद की मजबूरी होती है। एंड फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सार्वजनिक उपक्रमों के संचालन में जो सरकारी विभागों की भांति कई रूपों में भ्रष्टाचार फलता फूलता रहता है, जो अंततः सार्वजनिक उपक्रमों के घाटों, लाभों में कमी अथवा उत्पादन लागतों में वृद्धि का कारण बनता है। और भारत में ये भ्रष्टाचार स्वसिद्ध है और जैसी कहावत है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्णतः भ्रष्ट बना देती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में निहित सत्ता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है और इसी के कारण देखो कि हमारे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे वो घाटे में चले गए और फिर हमें विनिवेश की नीति को अपनाना पड़ा। अब हम देखते हैं कि योजना काल में है ना जो है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किस प्रकार से हुआ है।
1948 की औद्योगिक नीति में हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को आधार मान करके सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कार्य सीमाओं का निर्धारण किया था और सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया था। 1948 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ये पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र में आ गया। 1951 में भारत में योजनाबद्ध विकास प्रारंभ हुआ और उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का तेज गति से विकास हुआ। तो अगर हम ये सारणी देखें तो इस सारणी से हमें पता चलेगा कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र में जो निवेश किया था वो कुल कितना निवेश था और केंद्र सरकार के उपक्रमों की संख्या और उसमें कुल पूंजी निवेश की मात्रा क्या थी, जो 1950-51 में मात्र है ना 5 उपक्रम थे, वो बढ़ करके और 2015 में 298 तक बढ़ गए। प्रथम योजना में जो सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया गया वो 1560 करोड़ रुपए था और ये कुल निवेश का 46.4% था, जो बढ़ करके 11वीं योजना में 36,76,938 करोड़ रुपए हो गया और ये कुल योजना का 25% भाग था। तो इस प्रकार से योजना काल में विकास हुआ है। हम देखते हैं पहली योजना में क्या हुआ। प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए कई उद्योग केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए, जिनमें सिंदरी उर्वरक कारखाना, पेरम्बूर का रेल डिब्बा कारखाना, चित्तरंजन का रेल इंजन कारखाना, नेपानगर का अखबारी कागज कारखाना, बेंगलोर का हवाई जहाज निर्माण कारखाना, इलाहाबाद का टेलीफोन निर्माण कारखाना, पिंथरी का पेनिसिलिन कारखाना आदि उल्लेखनीय है ना। इसके अतिरिक्त प्रथम योजना काल में केंद्र सरकार द्वारा कई बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की गई थी, जैसे हिंदुस्तान केबल्स 1952 में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1952 में, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस 1953 में, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक कारखाना 1954 में, राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम 1954 में और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955 में। तो इस प्रकार से प्रथम योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जहां योजना के प्रारंभ में सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र सरकार के उपक्रमों की संख्या केवल 5 थी और उनमें विनियोजित पूंजी 29 करोड़ रुपए थी, योजना के अंत तक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़ करके 21 हो गई और विनियोजित पूंजी बढ़ करके 81 करोड़ रुपए हो गई थी। इस योजना में यानी प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का विनियोग 1560 करोड़ रुपए रहा, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का कुल परिव्यय जो था वो 1960 करोड़ रुपए था। फिर हम लेते हैं सेकंड योजना, द्वितीय योजना में 1956 की जो नई औद्योगिक नीति थी में भी सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आधारभूत उद्योगों की स्थापना में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका उल्लेखनीय रही। सार्वजनिक क्षेत्र में द्वितीय योजना काल में 3 लोहा एवं इस्पात कारखाने दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में स्थापित किए गए। भोपाल में हेवी इलेक्ट्रॉनिक कारखाना तथा रांची में हेवी इंजीनियरिंग कारखाना खोला गया। इसी प्रकार से जीवन बीमा और कोयला उद्योग में जीवन बीमा निगम तथा कोयला विकास निगम की स्थापना की गई। इस योजना के अंतर्गत केंद्र के 27 नए सार्वजनिक उपक्रम स्थापित करने से केंद्र के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या 48 पर पहुंच गई और उनमें विनियोजित पूंजी भी बढ़ करके 953 करोड़ रुपए हो गई थी, जबकि उनका कुल निवेश जो था वो 3,350 करोड़ रुपए था, जो योजना के समस्त निवेशों का लगभग 54.6% था। तीसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में भी कई नए उद्योगों की स्थापना की गई, जिसमें टैंक तथा मिग विमान के कारखाने, कोयली में तेल शोधक कारखाना, बेंगलोर में HMT द्वारा घड़ी बनाने का कारखाना आदि खोले गए। केंद्र सरकार के 3 खाद कारखाने यानी उर्वरक के जो कारखाने फर्टिलाइजर्स के गोरखपुर, ट्राम्बे तथा नवेली में स्थापित किए गए। इस योजना के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र में केंद्र के उपक्रमों की संख्या बढ़कर 74 हो गई और उनमें पूंजी निवेश भी बढ़कर के 2,415 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद आई 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से लेकर के 1969 तक, है ना। यद्यपि इसको हम योजना का अवकाश मानते हैं, प्लान हॉलीडे, फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र का विकास चालू रहा और इसमें 11 नए केंद्रीय उपक्रम स्थापित किए गए, जो 3 योजनाओं के कुल निवेश का लगभग 61.5% थे, जबकि जो निजी क्षेत्र का निवेश था वो 38.5% ही था। फिर आते हैं हम चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। इसमें पूर्व में प्रारंभ किए गए उपक्रमों की क्षमता का पूर्ण उपयोग तथा कार्य पूरा करने के साथ साथ नए उपक्रम खोलने का क्रम भी जारी रहा।
परिणाम स्वरूप योजना के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या 122 तक पहुंच गई और उसमें पूंजी निवेश बढ़ करके 6,237 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी लगभग 60% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। और सार्वजनिक क्षेत्र का जो कुल परिव्यय था 15,779 करोड़ रुपए, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश 13,665 करोड़ रुपए रहा, जो योजना काल के समस्त निवेशों का लगभग 60% था। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को आधारभूत उद्योगों में अपना योगदान बढ़ाने का दायित्व रखा गया तथा आयात प्रतिस्थापन पर जोर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप योजना की समाप्ति यानी 31 मार्च 1979 तक देश में केंद्र सरकार के उपक्रमों की संख्या बढ़कर के 176 हो गई और उसमें पूंजी निवेश भी बढ़कर के 15,602 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र का जो कुल परिव्यय था वो 39,426 करोड़ रुपए था, जबकि निवेश 33,000 करोड़ रुपए था, जो भारत के कुल निवेशों का लगभग 57.6% था। फिर छठी पंचवर्षीय योजना, इसमें जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। सरकार ने उद्योगों की स्थापना में विविधीकरण अपनाया। परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र में 6 नए रासायनिक उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई। विद्युत, तेल शोधन, इस्पात, होटल एवं कागज उद्योग के साथ साथ डबल रोटी, बिस्कुट एवं चमड़े के सामान के कारखाने भी सार्वजनिक क्षेत्र में विकसित किए गए। इससे योजना काल के अंत तक केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या बढ़कर के 221 हो गई तथा उसमें पूंजी निवेश भी बढ़कर के 42,811 करोड़ रुपए हो गया था। इस छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का जो कुल परिव्यय था वो 1,10,467 करोड़ रुपए था, जबकि निवेश 84,000 करोड़ रुपए था, जो देश की कुल पूंजी निवेश का 52.9% था। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका धीरे धीरे कम होती चली गई। उद्योगों की स्थापना में भी केंद्र सरकार के केवल 11 उपक्रम स्थापित किए गए, किंतु उनमें पूंजी निवेश की गति तेज हुई थी। परिणाम स्वरूप 7वीं योजना के अंत तक केंद्रीय उपक्रमों की संख्या बढ़कर के 232 हो गई तथा उसमें पूंजी निवेश भी बढ़कर के 85,564 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सार्वजनिक क्षेत्र का परिव्यय जो कुल खर्च था वो 2,21,435 करोड़ रुपए था और निवेश लगभग 2 लाख करोड़ रुपए हुआ, जो देश के कुल निवेशों का 52.6% था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक थी, इस दौरान उदारीकरण प्रारंभ हो चुका था, है ना। तो 8वीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र का जो प्रस्तावित परिव्यय था वो 4,34,100 करोड़ रुपए रखा गया था, जो योजना के कुल परिव्यय का 43% भाग था। तो इस योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का संभावित निवेश 4,60,300 करोड़ रुपए रहा, जो कुल राष्ट्रीय निवेश का 32.91% था, है ना। निजी क्षेत्र का अपेक्षाकृत अधिक रहा था इस दौरान 9,38,400 करोड़ रुपए, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि उदारीकरण प्रारंभ हो चुका था। तो इसमें सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की क्रियान्वित करने तथा विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका धीरे धीरे घटने लगी थी। अब आर्थिक उदारीकरण में सरकार जो है सार्वजनिक क्षेत्र की वकालत करते हुए भी प्रत्यक्ष तौर पर निजी क्षेत्र के विस्तार की ओर बढ़ रही थी। निजी बैंकों की स्थापना, सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों का डिसइन्वेस्टमेंट, जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा में भी निजी क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए उसमें निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियों, निजी क्षेत्र उपक्रमों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है। ये सब परिस्थितियां ये संकेत देती है कि अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की इस दौड़ में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है और इस क्षेत्र का भावी भविष्य जो है अब उज्ज्वल नजर नहीं आता है, क्योंकि धीरे धीरे जो है हम निजी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र को कम करते जा रहे हैं। इसका एक कारण ये भी रहा है कि सार्वजनिक उपक्रमों में घाटे की समस्या निरंतर रही है ना। अगर हम वित्त वर्ष 2012-13 में देखें तो BSNL का घाटा 7,884 करोड़ रुपए था, है ना। एयर इंडिया का 5,199 करोड़ रुपए था, हिंदुस्तान केबल्स का 885 करोड़ रुपए था, CPCL का 1,767 करोड़ रुपए था, FCL का 354 करोड़ रुपए था। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक क्षेत्र था उसमें घाटों की मात्रा में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी, यानी हानि होती जा रही थी। और इसी से जो है
हम आर्थिक उदारीकरण की बड़े और 1991-92 में ही देश में आर्थिक उदारीकरण और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंध में निजी भागीदारी और आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया था। विनिवेश की जो प्रक्रिया थी उसमें तेजी लाने के लिए एक विनिवेश विभाग का गठन भी दिसंबर 1999 में किया गया और 2000-2001 के बजट में सरकार ने कुछ कंपनियों में 100% विनिवेश तथा गैर महत्वपूर्ण सरकारी क्षेत्र कंपनियों में सरकारी इक्विटी 26% अथवा इससे भी कम करने की घोषणा कर दी थी और विनिवेश से प्राप्त राशि को सामाजिक क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने तथा पूर्व के ऋणों का भुगतान करने के उपयोग का वादा किया गया था। वापस 9 दिसंबर 2002 को निजीकरण की नीति के दिशा निर्देशों की घोषणा में विनिवेश नीति घोषित की गई थी, जिसके जो प्रमुख उद्देश्य वो थे कि विनिवेश का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय संसाधनों एवं परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग किया करना होगा, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना होगा, नई परिसंपत्तियों का सृजन करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, सरकारी ऋणों का समापन करेंगे और विनिवेश आय निधि की स्थापना करेंगे। विनिवेश से राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का स्वामित्व अंतरण एवं निजी एकाधिकार न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। विशिष्ट निर्णय के अंतर्गत भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के शेयरों की बिक्री से विनिवेश, स्ट्रेटेजिक बिक्री तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड में विनिवेश तथा दोनों कंपनियों के कर्मचारियों को शेयरों का एक विशिष्ट भाग आवंटित करना इसके प्रमुख उद्देश्य थे। तो धीरे धीरे हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश किया। 1991-92 में इस विनिवेश की राशि 3098 करोड़ रुपए थी, जो बढ़ करके 16-17 तक लगभग 44,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सार्वजनिक क्षेत्र का क्या महत्व है, सार्वजनिक क्षेत्र के क्या दोष या क्या हानियां हैं और योजना काल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र का विकास किस गति से हुआ है और 1991 की उदारीकरण की नीति के पश्चात हमने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया है और किस प्रकार से हम धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को कम करते जा रहे हैं।